डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और मैं लंदन शहर में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान में काम करता हूँ। इस घड़ियों की दुकान के मालिक हैं मिस्टर हेनरी और हम दोनों को कहा जाता है द गोस्ट हंटर्स, क्योंकि हम सिर्फ घड़ियों को बेचने का ही काम नहीं करते बल्कि हम लोगों की मदद करते हैं। भूत प्रेत और काली शक्तियों को दूर करते हैं। हम ये काम कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये काम भी उबाऊ हो जाता है। भले ही जान का खतरा हो, लेकिन आपको लगने लगता है कब तक आप ये काम कर सकते हैं। ये शैतानी शक्तियां खत्म होने वाली नहीं। अगर आप किसी एक को दूर करेंगे तो कोई और काली ताकत उठकर खड़ी हो जाती है। लेकिन मिस्टर हेनरी कहते हैं जब तक हम ये काम कर सकते हैं हम करते रहेंगे। धीरे धीरे और लोग भी ये काम सीखेंगे और ऐसे इन काली शक्तियों से पार पाई जा सकती है। फिर भी कभी कभी लगता है जब मैं मरते मरते बचता हूं कि अब थोड़ी जिंदगी जीना भी चाहिए। इसीलिए मैं 1 महीने की छुट्टियां लेकर इस बार भारत घूमने के लिए आया था, मेरा अपना देश। लेकिन मैं 15 दिन तो सिर्फ गोवा में बिताना चाहता था। 5 दिन हो चुके थे, बड़ा मजा आ रहा था। काम करते वक्त ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ लोगों की मदद करना। लेकिन मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब मैं छुट्टियां बिताता हूं तब बहुत अच्छा लगता है। 5 दिन बीत चुके थे। उम्मीद नहीं थी कि मुझे मिस्टर हेनरी का फोन आएगा, क्योंकि मैं उन्हें कहकर आया था जैसी भी मुसीबत हो खुद संभाल लीजिएगा। आपके पास कई और लोगों के नंबर भी तो हैं। कभी कभी मुझे छुट्टी की जरूरत होती है, मुझे वापस मत बुलाइएगा। लेकिन सुबह सुबह जब मैं स्कूटी लेकर घूमने के लिए निकलने वाला था, मिस्टर हेनरी का फोन आया। सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे मेरा हालचाल पूछा, लेकिन फिर मैंने उनसे सवाल किया, आप ऐसे हालचाल पूछने के लिए कभी फोन नहीं करते, बताइए आपको क्या काम है, मुझे अब वापस मत बुलाइएगा। मिस्टर हेनरी ने कहा, नहीं, तुम भारत घूमने के लिए आए थे ना, तो मैं नहीं चाहता कि तुम भारत से 30 दिन पहले वापस आओ। लेकिन एक छोटा काम है जो वहीं पर है, क्या तुम उसे निपटा सकते हो? ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। कोई मुसीबत में है तो मदद करना हमारा फ़र्ज़ है ना। मैंने कहा, जी बताइए फिर कहाँ पर, कैसी मुसीबत है, कुछ बता सकते हैं पहले। मिस्टर हेनरी ने कहा, तुम्हें केरल के जंगलों में जाना होगा। तुम कहते हो ना तुम्हें हाइकिंग करना पसंद है, तो वहाँ जंगलों में कुछ गड़बड़ चल रही है। मैं तुम्हें एक फ़ोन नंबर देता हूँ, तुम अभी निकल सकते हो तो अभी निकलो, वहाँ उस आदमी से मिलो, फिर वो बताएगा कि वहाँ कैसी परेशानी है। मुझे उसने बताया तो है, लेकिन मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। कुछ चीज़ें शायद मैं भूल चुका हूँ, उससे खुद ही सुनो और इस मुसीबत को ख़त्म करके फिर घूमते रहना। और मैं कहता हूँ अगर 1-2 दिन ज़्यादा लग भी गए तो वहाँ पर रहना, मज़े करना। ये कहकर मिस्टर हेनरी ने फ़ोन काट दिया था और मैं बुड़बुड़ा रहा था, क्या मज़े, घूमने के लिए आया था और यहाँ पर भी भूत प्रेतों का ही चक्कर। चलो कोई बात नहीं, घूमते फिरते थोड़ा काम भी करना चाहिए। तो मैं सुबह सुबह केरल की तरफ निकला था और दोपहर को मैं उस आदमी से मिला। मैं जानना चाहता था आखिर कैसी शक्ति है जो उन्हें परेशान कर रही है। मैं ये काम जल्दी ही निपटा देना चाहता था। लेकिन जब उस आदमी ने मुझे वो फाइल दिखाई, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। यहाँ पर करीबन 50 लोग गायब हो चुके थे। एक जंगल है जहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता। वो लोगों को गायब कर देते हैं, और गायब करते कैसे हैं? लोगों को नौकरी पर रख कर। कुछ अजीब से पैम्पलेट हैं जो कई लोगों के पास पहुँच जाते हैं, और जो नौकरी करने के लिए उस जंगल में जाता है उसके साथ क्या होता है कोई जान नहीं सकता।
वो दोबारा कभी वापस नहीं आता और इस आदमी का भाई भी उस जंगल में गायब हो चुका है और ये नहीं चाहता किसी और के साथ ऐसा हो। इसने वहां जाने की कोशिश तो की, लेकिन जब इसे महसूस हुआ कि यहां पर भूतिया घटनाएं होती हैं तो इसकी हिम्मत टूट गई और इसे लगा किसी ऐसे को बताना चाहिए जो ये काम कर सकता है। तब मैंने कहा, तो आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में पता लगाऊं, और अगर मैं आपके भाई को ढूंढ सकता हूं तो मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। दिखाइए मुझे वो पैम्पलेट, कौन सी जगह है, कैसे उन लोगों के साथ कांटेक्ट करना है। चोर लुटेरे भी हो सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि भूत प्रेत वाली कोई घटना होती ही ना हो, ये स्मगलिंग करते हों या गैंगस्टर हों जो लोगों को उठा ले जाते हैं या गायब कर देते हैं। उसने कहा, ये देखिए, ये है पैम्पलेट, नीचे का हिस्सा फटा हुआ है और ये पैम्पलेट सिर्फ उस इंसान तक पहुंचता है जो वहां पर नौकरी करना चाहता है और इसकी कॉपी कहीं से नहीं मिलती। कहाँ से ये पैम्पलेट छपे हैं समझ में नहीं आता है। ये कागज़ देखिए, बड़ा अजीब है। आप ज़ोर से इसे पकड़ेंगे तो ये कागज़ धीरे धीरे राख में बदलता चला जाएगा। आप जितनी बार चाहें इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपने हाथ में इस पैम्पलेट को पकड़ा, धीरे धीरे ये राख बन जाता है और फिर राख का कुछ नहीं कर सकते। उसने एक लिफाफे में वो पैम्पलेट डाला हुआ था। ऊपरी हिस्सा था, नीचे का हिस्सा शायद उसने फाड़ दिया होगा, जिसमें एड्रेस था, शायद फ़ोन नंबर भी हो। उसने कहा, मेरे भाई के कमरे से ये मिला है और उसने जाने से पहले मुझे बताया भी था कि जंगल में बहुत अच्छा काम मिला है, बहुत ज़्यादा रुपए बनने वाले हैं। लीगल काम भी हो सकता है, इलीगल काम भी हो सकता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। ये कहकर वो जंगल में गया था और कभी वापस नहीं आया। मैंने उस पैम्पलेट को पढ़ा और उसमें कोई खास जानकारी नहीं थी, बस इतना था, 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। काम कुछ रातों का हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है एक ही रात में वो काम खत्म हो जाए। मैंने कहा, तो मुझे वो जगह ढूंढनी होगी, लेकिन कहाँ पर ढूंढूं? इन लोगों के साथ कांटेक्ट करूं तो कैसे करूं? क्या आपने जंगल में जाकर कोशिश की ढूंढने की? उसने कहा, मैंने जंगल में ढूंढा तो है, पुलिस में कंप्लेंट भी की और पुलिस वालों ने भी जंगल को खंगालने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। 50 लोग गायब हो चुके हैं उस जंगल में और हर कोई, उसका रिश्तेदार यही कहता है कि वो इसलिए गया था क्योंकि उसे नौकरी मिली थी, करोड़ों वाली नौकरी। यानी यही वाले हैं, ये पैम्पलेट छपवाकर लोगों को बुलाते हैं और गायब कर देते हैं। इस राज से पर्दा उठाइए, ऐसा ना हो कई और लोगों के साथ भी ये सब हो जाए। फिर मैंने उस आदमी को कहा, मैं देखता हूँ, पहले तो ये पैम्पलेट पूरा चाहिए ताकि उनसे कांटेक्ट कैसे करना है ये पता लगा पाऊँ। इसके लिए मुझे जान पहचान का इस्तेमाल करना पड़ा। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो एंटीक चीज़ें इकट्ठा किया करते थे और उनके पास शायद इस पैम्पलेट की कॉपी हो। वो रहस्यमय शापित चीज़ें इकट्ठा करते हैं लेकिन उसका कभी इस्तेमाल नहीं करते। इसके लिए किसी ऐसे से बात करनी होगी जो ये काम आसानी से करवा सके। और एक आदमी था जो ये काम बड़ी आसानी से कर सकता था, देवव्रत। उसे लोग द टैक्सी ड्राइवर कहते हैं। वो शापित चीज़ें इकट्ठा करता है, उसे शाप मुक्त करता है और अमीर लोगों को बेचता है। शायद उसे इसके बारे में पता हो। मैंने उससे बात की और मुझे उस पैम्पलेट की कॉपी कहाँ मिल सकती है ये पता लग गया। लेकिन वो जगह भी कोई साधारण जगह नहीं थी। शहर की ऐसी पुरानी फैक्ट्रीज के बीच बनी खंडहर वाली जगह जहां रात के वक्त प्रीतों का मेला लगता है। वहां जिंदा लोग नहीं होते, मुर्दे होते हैं और मुर्दों के बीच घूमते हुए मुझे डर भी लग रहा था और बार बार ये मन भी कर रहा था कि खत्म कर दूं इन्हें, लेकिन काम भी था और ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये मरने के बाद लगने वाले मेले थे और ये दुनिया में बहुत जगह लगते हैं। जिंदा लोगों को इनके बारे में पता तक नहीं होता और मैंने भी सिर्फ सुना था, आज अपनी आंखों से देख भी रहा था। वहां ढूंढने के बाद मुझे पैम्पलेट की कॉपी मिल गई। लिफाफे में डाली हुई वो पैम्पलेट की कॉपी जिसमें एड्रेस था, सब कुछ था, और मैंने उस पैम्पलेट की कॉपी को लिया और फिर मैं उस जगह जाना चाहता था।
जहां वो लोग मुझे मिलेंगे जो ये नौकरी देंगे, और मैंने सोचा सीधे उन्हें पकड़ूंगा और उसके बाद उनसे ये उगलवा लूंगा आखिर सब लोग कहाँ पर हैं। लेकिन काम आसान नहीं था। मुझे जंगल में एक सफ़ेद पेड़ के नीचे खड़ा होना था। वहाँ पर मुझसे बात होगी और मुझे काम समझाया जाएगा। मैं उस पेड़ के नीचे रात के 12 बजे था और मैंने उस पैम्पलेट को पकड़ने में एक छोटी गलती कर दी। उसे छूना नहीं था। पूरा पैम्पलेट गल जाता, राख बन जाता और ऐसा हो गया। फिर पेड़ के नीचे खड़ा मैं इंतज़ार कर रहा। 12 बजे पेड़ की पत्तियां गिरने लगी और उन पेड़ की पत्तियों के ऊपर संदेश लिखा हुआ था, और मैं जैसे जैसे सवाल करता मुझे जवाब उस पेड़ की पत्ती के गिरने पर मिलता, लेकिन उस पेड़ के ऊपर कोई नहीं था। जब मैं वहां खड़ा मैं कहने लगा, कोई है यहां पर? और एक पत्ती मेरे पैर के बिल्कुल पास गिरी। मैंने उसे उठाया। मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था, मैं यहीं पर हूं, तुम काम ढूंढने के लिए आए हो? मैंने कहा हाँ। कौन हो तुम? सामने आओ। एक और पत्ती गिरी और उसमें लिखा था, तुम मुझे देख नहीं सकते, मैं तुम्हें काम ऐसे ही समझाऊंगा। यानी इन पत्तियों के जरिए कोई बात कर रहा था। ये कैसी ताकत है। मेरे पास कोई मशीन नहीं थी क्योंकि मैं घूमने के लिए आया था। मैं किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाऊं, बस यही सोच रहा था। तो मैंने सवाल पूछा कि मुझे काम कौन समझाएगा, मुझे कैसे पता लगेगा? तो एक पत्ती गिरी जिसमें एड्रेस था। जंगल में एक झोंपड़ा है, वहां पर मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उस पत्ती पर एक नक्शा बना हुआ था। मैंने वो पत्ती उठाई और फिर कहा, बस इतना ही। मुझे जवाब हाँ में मिला। फिर उस पत्ती को पकड़े मैं जंगल के उस गहरे हिस्से में जाने लगा। पेड़ बहुत ज्यादा घने थे, लेकिन एक खास जगह। नदी के पार जाने के लिए मुझे एक ऐसे पुल का सहारा लेना था। वो पुल ऐसा नहीं लग रहा था लकड़ी से बना है या पत्थर से बना है। वो हड्डियां लग रही थी, लेकिन पेड़ पर जो लगी हुई लटें थी वो हड्डियों के आकार की थी। छूते छूते मेरा हाथ काला हो रहा, और जब उस नदी को मैंने पार किया, उसके पार जो पेड़ थे ना, उनका रंग हरा नहीं था, बल्कि थोड़ा काला, थोड़ा सफ़ेद। जितने भी पेड़, जितनी भी टहनियाँ और जितनी भी पत्तियाँ सफ़ेद और काले रंग की। मुझे तो ये जगह पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट लगने लगी थी। फिर बढ़ते बढ़ते आखिरकार मैं उस झोंपड़े तक पहुंच गया, और मैंने उस झोंपड़े का दरवाज़ा खोला और जल्दी से बंद किया, क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ कुछ भी हो सकता है। लोग छिपे हुए हो सकते हैं जो मुझ पर हमला कर सकते हैं। लेकिन उस झोंपड़े के अंदर बहुत सारा सामान पड़ा था, बंदूकें, तलवारें, चाकू, और उन तलवारों चाकुओं के ऊपर थोड़ा खून भी लगा हुआ। मैं थोड़ा थोड़ा घबराया। भूत प्रेतों से मुकाबला किया जा सकता है। अगर कोई तलवार या बंदूक लेकर आपके सामने आ जाए तब तरकीबें नहीं चलती, तब युद्ध कला चलती है, और लड़ने में इतना ज़्यादा माहिर भी नहीं था मैं। उस टेबल पर रखी एक किताब देखी मैंने। उस पर लिखा था, इसे पढ़ो। मैंने वो किताब उठाई जो कि मेरे लिए ही रखी गई थी। फिर पहले पन्ने पर लिखा था, तुम्हें वो रुपए मिल जाएंगे, तुम्हें ये काम करना होगा और तुम ये काम करके यहाँ से जा सकते हो। जैसे ही रात खत्म होगी यहाँ से चले जाना, लेकिन नियम यही है, अंधेरे में इस जगह को छोड़कर मत जाना, वरना काम अधूरा रहेगा। जब दिन होगा तुम जा सकते हो। फिर काम समझाया गया था। यहां से 1 किलोमीटर दूर एक ऐसा पेड़ है जो श्रापित है। उस पेड़ के ऊपर सिर्फ एक ही फल लगता है, बड़ा अजीब। उस फल को तोड़ना है, यहां लेकर आना है और उसके बाद यहां रखना है। बस इतना काम है, और इतने काम के 2 करोड़ रुपए। फिर इंतज़ार करना है कब दिन होगा, और फिर मैं वापस जा सकता हूं। मुझे अब तक कुछ भी बहुत ज़्यादा अजीब नहीं लगा। मैंने महसूस किया कि वो जो पेड़ है ना, उस पर लगने वाला फल
शायद खतरनाक होगा, तो सबसे पहले मैं यही काम करता हूं। झोंपड़े को छोड़कर मैं बाहर जाना चाहता था, लेकिन जब बाहर चलने की आवाज हुई मैंने दरवाजा खोला ही नहीं। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। ये एक औरत थी काले कपड़ों में। मुझे उसके पैर नजर आ रहे थे, उसकी टांगें नजर आ रही थीं और उसकी चमड़ी भी पूरी तरह से काली थी। और वो जहां जहां पर पैर रख रही थी अपने आप मिट्टी थोड़ी थोड़ी लाल होती और कुछ देर बाद दोबारा अपने पुराने रंग में आ जाती, काले रंग में। मैं बस ये देखना चाहता था ये औरत कौन है, और दूसरी खिड़की से मुझे उसका चेहरा नजर आया। उसकी आंखें नहीं थी, बल्कि उसका मुंह था बहुत ज्यादा बड़ा, किसी मछली की तरह उसका पूरा मुंह दांतों से भरा हुआ था। ये एक भयानक चुड़ैल थी जो इस झोंपड़े के इर्द गिर्द घूम रही। मुझे लगा ही था ये काम कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किलें होंगी। लोगों को यहां पर बुलाया जाता है और फिर ये चुड़ैल उनका शिकार करती होगी, तो मुझे इस चुड़ैल का शिकार करना होगा और फिर देखना होगा आखिर ये लोगों को कहां पर लेकर जाती है। क्या ये लोगों को मारती है या कोई और? तो मैंने अंदर से आवाज लगाई, कौन हो तुम? मेरे झोंपड़े के इर्द गिर्द क्यों घूम रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? वो हंसकर कहने लगी, मुझे तुम चाहिए। तुम्हारा स्वाद बड़ा अच्छा होगा, तुम्हारी नर्म नर्म चमड़ी, मुझे उसे खाने में मजा बहुत आएगा। तो मैंने कहा, तुम मुझे क्यों खाना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो हंसकर कहने लगी, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन भूख तो लगती है ना, तो तुम्हें खाने से मेरी भूख मिट जाएगी। बहुत समय से कुछ नहीं खाया, भूखी रह सकती हूं, मरती नहीं, क्योंकि मैं पहले से मरी हूं, लेकिन कुछ खाना मिल जाए तो बहुत समय तक भूख नहीं लगती। एक बार दरवाजा तो खोलो। मैंने कहा नहीं। तब मेरी समझ में आया यहां चाकू, तलवारें, बंदूकें क्यों रखी हुई हैं। मैं ढूंढना चाहता था किसी ऐसी चीज को जिससे मैं इस चुड़ैल को पकड़ पाऊं। मैं इसे सिर्फ खत्म करना नहीं चाहता था, मैं इसे पकड़कर ये जानना चाहता था आखिर ये लोगों को कहां लेकर जाती है। इसने सोचा तक नहीं होगा कि कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक गोस्ट हंटर आया है। मुझे कोई तांबे की तार चाहिए होगी। तांबे से चुड़ैल खत्म तो नहीं होती, लेकिन तांबे की बनी किसी भी चीज को चुड़ैल ना तो तोड़ सकती है और ना ही अगर पतली तांबे की तार से उसे बांध दिया जाए वो उसे खोल सकती है। और वहां पर बहुत सारी चीजें थी, तो तांबे की एक तार भी बड़ी आसानी से मिल गई। मैंने उस तांबे की तार को निकाला और वो सोच रही थी मैं किसी हथियार को निकालना चाहता हूं। दरवाजा खोलकर मैं बाहर निकला और उसने मुझ पर झपट्टा मारना चाहा, लेकिन मैंने उस पर वार नहीं किया। बचते हुए मैंने उसकी गर्दन को उस तांबे की तार से लपेट दिया। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मैंने उसकी बाजुओं को भी बांधा, उसकी टांगों को भी बांध दिया। अब वो जमीन पर पड़ी थी और फिर मैं अंदर से एक चाकू निकाल कर लेकर आया। जंग खाया हुआ वो चाकू, और जंग खाई किसी भी चीज का वार अगर आप चुड़ैल पर करें तो वो दर्द से कराहती है, आपसे दूरी बनाती है, लेकिन इससे उसे खत्म नहीं किया जा सकता। खत्म करने के लिए वो चुड़ैल जिससे जुड़ी है, वो पेड़ या शापित चीज, उसे खत्म करना पड़ता है। तो मैंने उस चुड़ैल के माथे पर, जो कि दांतों से भरा हुआ था, उस चाकू का वार किया। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और फिर मैंने उससे सवाल पूछा, बाकी सब लोग कहाँ हैं? बता, तू सबको फंसाती है, यहां लेकर आती है इसलिए ताकि तू शिकार बना पाए। और वो चीखते हुए कहने लगी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता कौन, किसकी बात तुम कर रहे हो। मुझे तो बहुत सालों बाद कोई मिला है। मैं नहीं जानती तुम किसके बारे में पूछ रहे हो। मुझे दर्द मत दो, मुझे आज़ाद करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैंने कहा, सच बोलो, तुम यहाँ लोगों को बुलाती हो ना,
काम देने का बहाना करके और फिर उन्हें मार देती हो। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच बोल रही हूं। मैंने उसे दर्द दिया, बहुत ज़्यादा दर्द दिया, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी। उसने कहा उसने किसी का शिकार नहीं किया और वो बहुत सालों से भूखी है, इसीलिए मजबूरी में वो सोच रही थी कोई मिला तो वो खा जाएगी, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। और फिर मैंने उसे कहा, तुम यहाँ पर कैद हो तो शायद किसी और ने तुमसे ये काम करवाया होगा, तुम बता सकती हो वो कौन है? उसके पास कोई जवाब नहीं था, तो मुझे लगा इसे बांध कर रखना होगा, शायद ये वो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। मैंने उस चुड़ैल को वो झोंपड़े के नीचे बेसमेंट बनी थी जहाँ पर कबाड़ पड़ा था, तो वहाँ पर उसे बांध दिया, लोहे की जंजीरों से भी, लेकिन तांबे की तार ज़्यादा कारगर थी। टांग दिया मैंने उसे और फिर कहा, मेरा इंतज़ार करना, पहले तो वो काम करता हूँ जिसके बारे में बताया गया है, वो पेड़ और उस पर लगा हुआ वो फल जिसे लेकर आना है, लेकिन उसे लेकर आना सबसे ज़्यादा मुश्किल है और देखते हैं कब तक मैं वो काम कर पाता हूँ। मैं चलने लगा उस पेड़ की तरफ। चलते चलते मुझे महसूस हो रहा था कि ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन शापित लगती है। मिट्टी पूरी तरह से काली थी, पेड़ पौधे पूरी तरह से काले या सफ़ेद थे, रंगदार कोई चीज़ नहीं थी और ये सबसे डरावना लग रहा। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, शायद आसमान में ज़्यादा बादल घिरे हुए, और मैं मशाल जलाकर आगे बढ़ रहा। लालटेन मेरे पास थी, लेकिन सिर्फ एक ही सोर्स लेकर आप ऐसी जगह नहीं जा सकते। मैं उस पेड़ तक पहुंचा। वो पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, फैला हुआ था, लेकिन वो पेड़ मरा हुआ भी लग रहा। टहनियाँ दूर दूर तक फैली, लेकिन पत्तियाँ बिल्कुल नहीं थी। मुझे उस पेड़ के ऊपर कोई भी फल नज़र नहीं आया। फिर मैंने ध्यान दिया, एक टहनी के ऊपर कुछ काले रंग का गोल गोल पत्थर जैसा लटका हुआ। शायद ये फल होगा, तो मुझे इस फल को तोड़ना है, झोंपड़े में रखना है और फिर देखता हूँ उस फल को लेने के लिए कौन आता है। मैं जैसे ही उस पेड़ के थोड़ा करीब गया, मुझे मिट्टी थरथराती हुई महसूस हुई, तो मैंने अपने कदम पीछे हटा लिए। कुछ तो था जो यहाँ पर मुझे डरा रहा था। मुझे अनुभूति हो रही थी कि काली शक्ति हावी हो रही है। रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए, ठंड लगना शुरू हो गया, और ऐसा आभास मैं हजारों बार कर चुका था, तो पहले ही बता सकता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिर मुझे आगे बढ़ना था, उस फल को तोड़ना था, तभी मैं सच्चाई का पता लगा पाता। तो मैं मिट्टी पर पैर रखते हुए उस थरथराहट में पेड़ के पास पहुंचा, और जल्दी से पेड़ पर चढ़ने के बाद जैसे ही मैंने उस पत्थर को पेड़ से अलग किया, ये कोई फल नहीं था, एक पत्थर था जो पेड़ से चिपका हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने मिट्टी पर पैर रखा, मेरी टांग को किसी ने पकड़ लिया था। एक हाथ जमीन से निकला था, लेकिन मैं एक तलवार लेकर आया था। मैंने उस हाथ को काट दिया। फिर दूसरी तरफ से निकला हाथ जिसने मेरी टांग को पकड़ा, और ऐसे हजारों हाथ थे, हजारों बाजुएं जो जमीन से निकली हुई बिल्कुल घास की तरह। मैं इतने हाथ नहीं काट सकता था, वो मुझे जकड़ लेते उससे पहले मैं पेड़ पर दोबारा चढ़ गया। और अब मैं नीचे देख रहा, आखिर इनसे बचूंगा कैसे? ये काम बड़ा मुश्किल है, तभी तो लोग यहाँ से वापस नहीं जा पाते। मुझे तरीके पता है, लेकिन कोई अनजान करोड़ों की लालच के बीच यहाँ आया हो, वो तो मौत को गले लगाएगा ही। पेड़ पर चढ़े हुए इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो हाथ अब ज़मीन में जाने वाले नहीं थे। फिर मुझे वो पेड़ भी हिलता हुआ लगा। मैंने उस पेड़ की टहनियों को हाथों में बदलता हुआ देखा। बाजुएं बनी, हाथ बने। ये पेड़ नहीं था, ये तो एक ताकत थी जो अपना रूप बदलने लगी थी, और मैं अब इस पेड़ पर भी ज़्यादा समय बिता नहीं सकता था।
मैं बड़ी तेजी से सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, यहां से बचकर निकलूं तो कैसे निकलूं। और मैंने उस पेड़ से टहनी पर चढ़ते हुए उन हाथों से बचते हुए दूसरे पेड़ पर छलांग लगा दी। ये एक बड़ा बांस का पेड़ था जो इतना ऊंचा कि मैं समझ तक नहीं पा रहा क्या ऊपर तक निकल गया होगा, बादलों के पार। ये जगह कैसी है? मुझे तो इस जगह में ही गड़बड़ महसूस होती है। फिर मैं उस बांस से नीचे उतरा और खुद को चारों तरफ से बाजुओं और हाथों से घिरा हुआ पाया। मुझे इनसे बचने के लिए एक अलग तरीका ढूंढना था। मैं इन्हें काट नहीं सकता था, मैं इन्हें उखाड़ नहीं सकता था। कुछ ऐसा करना होगा जिससे इनके बीच से मैं निकल जाऊं और इस पत्थर को लेकर एक बार उस झोंपड़े तक पहुंच जाऊं और फिर पता लगेगा कौन ये सब कर रहा है। ये कोई एक दो भूतों वाली बात नहीं है। जमीन को श्रापित बनाया गया है, लेकिन इतनी बड़ी जमीन को कौन बनाएगा? उन हाथों को देखते देखते, सोचते सोचते एक तरीका दिमाग में आया। पेड़ के पास एक भारी पत्थर पड़ा था और मेरी किस्मत उस भारी पत्थर का आकार भी गोल था। ये तरीका मेरे दिमाग में आया और मैंने इसका इस्तेमाल किया। भारी पत्थर को मैं धकेलने लगा और उसके नीचे वो हाथ बाजुएं आ रहे थे, टूट रहे थे और ये मेरे लिए एक रास्ता बन रहा था। उन सैकड़ों हाथों के बीच पत्थर को धकेलते धकेलते मैं थक जरूर गया, लेकिन एक रास्ता बनाकर उनके बीच से निकलकर बाहर चला गया था। और यकीनन यहाँ पर कोई पहले तो आया नहीं होगा। और मैंने उस पेड़ के ऊपर टंगा एक और काला पत्थर देखा। बार बार वो पत्थर वहां पर आ रहे हैं, चाहे आप जितनी बार भी तोड़ो। और मेरे हाथ में जो काला पत्थर था, इसे फल समझा नहीं जा सकता था। आखिर इसकी क्या जरूरत होगी? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कोई ताकत है या ये कोई खास चीज है। चलो देखते हैं। मैं इस पत्थर को लेकर उस झोंपड़े के अंदर पहुंचा और मुझे रास्ते में अजीबोगरीब हिलने वाले, पकड़ने वाले पेड़ पहले भी नजर आए, लेकिन झोंपड़े तक पहुंचकर मुझे लगा अब काम आसान है। अब देखता हूं इस पत्थर को लेने के लिए कौन आता है। और जब बेसमेंट में मैंने उस चुड़ैल से बात की, उसे इस पत्थर या फल के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। फिर मैंने उस पत्थर को ऊपर रखा और मैं इंतज़ार करने लगा कि कब दिन होगा और मैं यहाँ से जाऊँगा, लेकिन असल में मैं छिप जाऊँगा। कई घंटे बीतने के बाद जब दिन हुआ ही नहीं, मुझे तब लगा कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ना आसमान में तारे हैं, ना ये बादल छंट रहे हैं, ना चांद नजर आ रहा है। पूरी तरह से अंधेरा आसमान, लेकिन इतने में तो दिन हो जाना चाहिए था ना। घड़ी मेरी काम नहीं कर रही थी। मुझे पहले लगा था शायद ये घड़ी इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि काली ताकतें आसपास हैं, ऐसी चीज़ों पर उनका असर होता है। लेकिन मुझे लगता है मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मैं उस पेड़ के पास जाता हूँ, उन पत्तियों से मुझे कोई ना कोई जवाब तो मिलेगा। मैं उस पत्थर को उठाकर, वो चुड़ैल को बेसमेंट में मैंने बंद किया हुआ, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। चलते चलते उस नदी और पुल को ढूंढना चाहता था। जिस दिशा से मैं आया था मैं उसी दिशा में गया, लेकिन ना तो मुझे कोई नदी मिली, ना कोई पुल मिला। हड्डियों वाला कोई पुल नहीं, बस दूर दूर तक ये जंगल ऐसा का ऐसा, सफ़ेद और काला। राख थी यहाँ पर जो हल्की हल्की हवा चलने पर हवा में उड़ रही। मैंने ढूंढा। 3 से 4 घंटे पीछे की तरफ जाने के बाद मैं समझ गया असल में बात क्या है। ये जो जगह है ना, ये उस जंगल में नहीं है। मैं उस पुल को पार करने के बाद किसी और दुनिया में आ गया हूँ। और यहाँ जितने पेड़ नज़र आ रहे हैं, जितनी काली ताकतें नज़र आ रही हैं, जो श्राप के कारण यहाँ पर कैद हैं, बाहर निकलने का रास्ता ऐसे नहीं मिलने वाला। जैसे किसी खास तरीके से इस तरफ आया गया है तो खास तरीके से उस तरफ जाया जा सकता है, लेकिन कैसे? क्या मुझे कोई हड्डियों वाला पुल ढूंढना होगा? लेकिन कैसे ढूंढूं? मैंने वहां एक पेड़ पर उड़ने वाला एक पिशाच देखा। जब उस पिशाच ने मुझ पर हमला किया,
वो भी तगड़ा था, लेकिन पिशाच की कमजोरी मुझे भी पता थी। अगर उसके मुंह को आप हथेलियों से बंद करें, वो अपने मुंह को खोल नहीं सकता, और उसके नाखून आपको नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे चिपक जाएं, उसकी बाजुएं ज्यादा लंबी होती हैं, वो अपने करीब किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कम से कम 2 फुट की दूरी होनी चाहिए। मैंने जब भी कहीं पर जाकर कुछ भी किया है, मेरा अपना सामान तो मेरे करीब होता है, जैसे मेरी बेल्ट, मेरा एक पेन, मेरे वॉलेट में कुछ सिक्के। मेरी जो बेल्ट है उसमें एक चांदी की पिन लगी है, और पिशाचों को चांदी से खत्म किया जा सकता है। करीब से मैंने बेल्ट को उतारा और उस पिशाच की गर्दन में वो सुई घुसा डाली। उसकी गर्दन जलने लगी थी, राख बनने लगी थी। मैंने उसके ऊपर बैठकर वो सुई के इतने वार किए कि वो तड़पने लगा, और मरते मरते आखिर उसे उगलना ही पड़ता। मैंने पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ये जगह कैसी है? यहां से कैसे निकला जा सकता है? और उसने कहा, मैं सिर्फ अपनी भूख मिटा रहा हूं, मुझे नहीं पता इस जगह के बारे में। मैं बस यहीं पर हूं, ढूंढता हूं शिकार को। जब शिकार मिलता है तब मैं उसका खून पी लेता हूं, लेकिन मैं तुम्हें मारने नहीं वाला था, मुझे मत मारो। मैंने उसे कहा, मेरी मजबूरी है, तुम्हें मारना तो बहुत ज़रूरी है, वरना तुम बाकियों को ख़त्म कर दोगे। बताओ बाकी लोग कहाँ पर हैं? तुमने सबको मारा ना? उसने कहा, नहीं, ये मेरी दूसरी कोशिश है। दूसरी कोशिश में भी मैं नाकाम हुआ। मैंने पूछा, दूसरी कोशिश? पहली कोशिश कब की थी? किस पर की थी? कौन है यहाँ? उसने कहा, है एक आदमी, उसके हाथ में बंदूक है, वो गोलियां चलाता है, और वो गोलियां भी छर्रे वाली, चांदी की। मैं उससे दूर निकल आया। मुझे लगा तुम आसान शिकार हो, लेकिन तुम भी ऐसे ही। मैं शायद भूख मिटा नहीं पाऊंगा। मैंने तब उससे कहा, वो आदमी किस तरफ है? मुझे बताओ वो आदमी किस तरफ है? उसने मुझे दिशा बताई, और फिर वो मेरी आंखों के सामने खत्म हुआ, क्योंकि चांदी का वार कोई भी पिशाच सह नहीं सकता। अब मैं इतना जानता था, कोई है जो इसे मारना चाहता था। या तो उसने लोगों को फंसाया होगा, या हो सकता है वो भी मेरी तरह यहां पर फंसा है, लेकिन उसे बचने के तरीके पता हैं। तो मुझे उसे ढूंढना चाहिए। जिस दिशा में उस पिशाच ने बताया था, मैं उस दिशा में आगे बढ़ने लगा था उस आदमी को ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चलना पड़ा, बहुत ज़्यादा। यह जंगल बहुत ज़्यादा बड़ा है, और मैं जान गया हूं यहां से बाहर निकला नहीं जा सकता, तरीका बदलना होगा। फिर मुझे एक गोली की आवाज़ सुनाई दी। जिस तरफ से गोली की आवाज़ मैंने सुनी, मैंने उधर भागना शुरू कर दिया, और एक पेड़ के पीछे वो आदमी छिपा था। जब मैं उस जगह पहुंचा जहां से आवाज़ आई थी, मेरे सर के पीछे किसी ने बंदूक रखी, और फिर वो कहने लगा, पहचान बताओ, पिशाच हो या कुछ और हो, बताओ अपने बारे में, वरना मैं गोली चला दूंगा। छर्रे में चांदी भी है और कुछ और चीज़ें भी हैं। ज़्यादातर प्रजातियां भूत प्रेतों की इससे खत्म हो जाती हैं। जवाब दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने ये आवाज़ पहचान ली, और मैंने हाथ ऊपर करके पीछे मुड़कर कहा था, विक्टर, तुम भी यहां पर? और उसने जवाब दिया, जगदीश, तुम भी यहां पर? क्या तुम इस रहस्य को सुलझाने के लिए आए हो? मैंने कहा, हाँ। विक्टर महाजन भी मेरे साथ मेरे सामने खड़ा था, जिसकी मुझे उम्मीद ना थी, और फिर हम आपस में बातें करने लगे। वो भी इसी काम के लिए आया था। पैम्पलेट की जानकारी उसे भी मिल गई थी, और उसने वो पैम्पलेट का हिस्सा पा लिया। फिर वो यहाँ पर आया, और उसने बताया, वो पिछले कई दिनों से यहाँ पर है। अंधेरा कभी खत्म नहीं होता, यहाँ दिन नहीं होता, और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे नहीं मिला है। उसने कई शैतानी ताकतों को मारा है, अलग अलग जगह वो भी भटका है, लेकिन वो इंतज़ार कर रहा है किसी ऐसे का जो जवाब दे पाए। विक्टर ने मुझे बताया, यहाँ चुड़ैले, डायने, भूत प्रेत, पिशाच और कई और ताकतें हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है।
ये जगह कैसे बनी? यहाँ अंदर आने का रास्ता तो हमने देखा वो पुल से, लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं पता। फिर वो मुझे अपने झोंपड़े में लेकर गया और तब मेरी समझ में आया। उस झोंपड़े में मुझे रहने के लिए कहा गया था। फल मुझे वहां पर लेकर आना था। ये भी एक और झोंपड़ा था, बिल्कुल वैसा ही। और उसने मुझे बताया कि उसने भी बड़ी आसानी से उस फल को ढूंढ लिया था, लेकिन वो बस एक साधारण पत्थर है जो आग से जल जाता है। उस पत्थर के अंदर कुछ नहीं है। फिर मैंने विक्टर को कहा, विक्टर तो यहाँ से बाहर कैसे निकले? विक्टर ने कहा, तुम मिल गए हो तो हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे। मुझे लगता है उस जगह से तुम आए हो और वहाँ पर भी झोंपड़ा है, यानी ये जंगल बहुत ज़्यादा बड़ा है और हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे झोंपड़े हों। क्या तुम्हें कोई लाश मिली? मैंने कहा, कोई लाश नहीं, मुझे सिर्फ ये भूत प्रेत ही मिल रहे हैं, बिना शरीर वाले, लेकिन कोई जिंदा इंसान या किसी की लाश अभी तक नहीं मिली। फिर विक्टर कहने लगा, तो हमें ढूंढना होगा। जहां तक मुझे लगता है यहाँ एक दो झोंपड़े नहीं बल्कि ऐसे कई झोंपड़े हैं। यहाँ लोगों को बुलाया जाता है, फंसाया जाता है। हम बचने का तरीका जानते हैं, साधारण लोग नहीं जानते। विक्टर मुझे अपने झोंपड़े में लेकर गया और उसने उस झोंपड़े में क्या बना रखा था मैं देखकर हैरान था। वहां हड्डियां ही हड्डियां पड़ी हुई थी, बहुत सारा और सामान। चुड़ैलों के सर टंगे हुए थे छत पर। और मुझे विक्टर ने बताया कि वो पिछले कई दिनों से यही कोशिश कर रहा है कि वो सबको खत्म कर दे, लेकिन ये जगह बहुत ज़्यादा बड़ी है और ऐसी काली ताकतें यहाँ भरी पड़ी हैं। ये दूसरी दुनिया का हिस्सा है, लेकिन दूसरी दुनिया से जुड़ा नहीं है, कटा कटा सा। यहाँ जितनी भी दूर दूर तक ये जंगल फैला होगा, वहाँ ऐसी काली ताकतें भरी ही होंगी। इन्हें हमारी दुनिया से अलग करना होगा। कैसे अलग करें, ये रास्ता ढूंढना होगा, वरना यहाँ पर काली ताकतों को खत्म करते करते सालों बीत जाएंगे। उसने ऐसे ऐसे हथियार वहाँ बना रखे थे जिनके बारे में मुझे पता तक नहीं था। चांदी के तीर छोड़ने वाला एक धनुष, एक बड़ी बंदूक जिसमें से हजारों गोलियां निकलती, एक बार चलाने पर सामने चाहे जो भी हो वो जल भुन जाता। ऐसे बड़े बड़े और छोटे छोटे हथियार हमने बैग में भरने के बाद इस जगह को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ने की वो गलती की। इसे मैं गलती ही कहूँगा। जब हम आगे बढ़ रहे थे, हमारा सामना एक झुंड से हुआ। ये चुड़ैलों का झुंड था जो हम पर चारों तरफ से हावी हो रहा, और हम जब उन पर गोली चलाते, चुड़ैलों को गोलियों से मारा नहीं जा सकता था, लेकिन उन्हें काटा जा सकता था। वो जिंदा रहती, जैसे कटे हुए सर विक्टर ने वहां टांगे हुए थे, वैसा ही हाल विक्टर वहां भी करने लगा था। मैं हैरान था। उसे ऐसी काली ताकतों को काटने में और खत्म करने में मजा आता है। फिर जमीन पर हाथ लगाने के बाद नर्क की वो दरार जिससे मुझे डर लगने लगा, मेरी सांस रुकने वाली थी, क्योंकि नर्क की उस आग की तपिश सहना कोई आसान काम नहीं। वो चुड़ैलों के झुंड को ज़मीन में दफनाने के बाद विक्टर ने कहा था, हमें आगे बढ़ना होगा, हमें रुकना नहीं है, क्योंकि ऐसी ताकतें हमारे सामने आती चली जाएंगी, हमें थकना नहीं है। लेकिन मैं विक्टर को कैसे बताता? वो मरने के बाद दोबारा उठकर खड़ा हो सकता था, मैं नहीं उठता। अगर एक छोटी सी गलती हुई, मैं ज़मीन में दफना दिया जाऊंगा और फिर उठने का कोई चांस तक नहीं। एक ही दिशा में बढ़ते हुए हम कई ताकतों का सामना करते करते एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर हमें कुछ पेड़ ऐसे मिले जिनकी पत्तियां हरी थी। मैंने विक्टर की तरफ देखा और कहा, क्या ये इस जंगल का अंत है? विक्टर ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ये जंगल का अंत इतनी आसानी से हम नहीं देख सकते। ये दूसरी दुनिया की जगह है, हम आसानी से अपनी दुनिया तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये कमाल कैसे हो रहा है? पेड़ों पर हरी पत्तियां कैसे हैं? क्या इस जगह को शाप मुक्त किया जा चुका है?
जो यहां पर रहते हुए कौन कर सकता है। हमें एक आवाज सुनाई दे रही थी, एक गूंज। और जब हम उस रोशनी के करीब पहुंचे, आसपास के पेड़ों के बीच से कुछ रोशनी निकल रही, गोल घेरे के समान, और आसमान में भाप बनती हुई चुड़ैले और प्रेत हमें नजर आ रहे थे। वहां पर कुछ तो ऐसा था जो उन्हें खत्म कर रहा था, एक ऐसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जो हमारी सोच समझ से परे हो। लेकिन जब हम वहां पहुंचे, मैं और विक्टर दोनों हैरान, लेकिन जो हमारे सामने था हम समझने लगे थे वो क्या है। एक आदमी समाधि में बैठा हुआ, जिसके शरीर से रोशनी निकल रही थी, लेकिन वो चेहरा पहचाना पहचाना सा था। पास में पड़ी हुई एक छोटी सी घंटी और एक तरफ पड़ी हुई एक अजीबोगरीब तलवार। वो तलवार खुद ब खुद हिल रही थी। ये तो सीताराम है ना? पुजारी जी समाधि लगाकर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि सीधे लड़ने में कोई खास फायदा नहीं था, लेकिन उन्हें समाधि से बाहर आना पड़ा। शायद वो हमारी अनुभूति अपने आप कर चुके थे, बिना स्पर्श के, बिना शब्दों के। उठने के बाद उन्होंने कहा था, ये एक ऐसी जगह है जहां तुम भी आ गए। मैंने तुम्हें महसूस कर लिया था जब तुम मेरे करीब आ चुके थे, लेकिन यहां दूर दूर तक, जहां तक भी मैं महसूस कर पा रहा हूं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये एक अलग दुनिया है। तुम भी शायद मेरी तरह ही इस रहस्य को सुलझाने के लिए, इसे खत्म करने के लिए यहां पर आए होगे, लेकिन कोई रास्ता अभी तक मुझे भी नहीं मिला है। हम 3 हो चुके थे, लेकिन कोई तरीका तो मिले। आसपास पुल नहीं है तो कैसी जगह है? हम यहां पर क्या सच में पुल के जरिए आए? हम तीनों एक दूसरे से बात करने लगे थे कि वो पुल यहां पर आने का रास्ता नहीं है, रास्ता कोई और है जो शायद हमारी आंखों के सामने है, लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा। ये जो ताकतें हैं, इनसे लड़ने में कोई खास फायदा नहीं होगा। पुजारी जी ने एक गोल घेरा बना रखा था, वहां चारों तरफ पवित्र चीजें रखी हुई, इसी कारण कोई भी काली ताकत करीब नहीं आ पा रही थी। बाकी समाधि के जरिए वो इन्हें अपने आप हवा में लीन कर रहे थे। अब बातों के जरिए पता लगाना था कहां से शुरुआत हुई। मेरा मानना था कि वो पुल है जो हड्डियों से बना था। विक्टर का मानना था वो नदी, हम उस नदी को पार करके दूसरी दुनिया में आ गए। लेकिन पुजारी जी का कहना था नहीं, वो पेड़ की पत्तियां, वो पेड़, असल में वो पेड़ श्रापित था। वो पेड़ इस दुनिया का रास्ता था। जब हम उस पेड़ के नीचे थे, हमने उन पत्तियों को उठाया। शायद हमने गलती से वो रस्म की जिससे इस दुनिया में आया जाता है। फिर पेड़ से आगे निकलते ही हम इस दुनिया में पहुंच गए, तो बाहर जाने का रास्ता भी वही पेड़ है। तो मैंने पुजारी जी से सवाल किया, लेकिन हम इस जंगल में बहुत ज़्यादा घूम चुके हैं, हमें अभी तक वो पेड़ नज़र नहीं आया। तो पुजारी जी ने कहा, वो हमारी आंखों के सामने होगा, शायद हम देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ सभी पेड़ों की पत्तियां नहीं हैं, हमें फिर भी ज़मीन पर पत्तियां नज़र आ रही हैं। मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? जब मैं समाधि लगा रहा था, आसपास के पेड़ अपने आप थोड़े थोड़े हरे होने लगे, उनकी पत्तियां उगने लगी और हरी होने लगी। लेकिन कुछ अजीबोगरीब हरी पत्तियां भी कहीं ना कहीं गिरी हुई मिल रही थीं। लेकिन आसपास बिना पत्तियों वाले पेड़ हैं, तो पत्तियां कहाँ से आ रही हैं? ये उस पेड़ की पत्तियां हैं। यहाँ आने का रास्ता भी वही पेड़, यहाँ से जाने का रास्ता भी वही पेड़। हमें पत्तियों का पीछा करना है। हमने वहां गिरी हुई कुछ पत्तियां उठाई। सच में ये उसी पेड़ की पत्तियां थी, और जहां सबसे ज्यादा पत्तियां हैं उसी तरफ वो पेड़ होगा। हम उस पेड़ को ढूंढना चाहते थे। तभी हमारी नजर एक तरफ पड़ी। बहुत ज्यादा रोशनी उस जंगल में नजर आ रही थी, जैसे उस तरफ आग लगी हो, बहुत भयानक आग। और जब जंगल में आग लगती है तब सब कुछ खत्म हो जाता है। उस तरफ
वो भयानक आग ये इशारा कर रही थी ये जंगल हो सकता है जल्द से जल्द नष्ट हो जाए, लेकिन इन सब का खात्मा कोई क्यों करना चाहेगा। हमें लगा पत्तियों का पीछा करो जल्द से जल्द। हम जहां जहां ज्यादा पत्तियां मिल रही उस दिशा में जा रहे और हमारे करीब पेड़ था, एक अलग भ्रम के जरिए। जब हम एक पेड़ को देख रहे, सामने से वो पेड़ टेढ़ा नजर आ रहा। 2 कदम बढ़ाते ही वो सीधा हो रहा, जैसे हिल रहा हो। असल में वहां एक कांच की दीवार थी, उसके बीच वो पेड़ था और हम जब उसकी तरफ जाते वो हिलता लेकिन नजर नहीं आता। पेड़ हमारे करीब ही था। ये पूरी जगह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ कई लोग कैद होंगे, लेकिन हम अभी आजाद हैं। कांच को तोड़ने के बाद वो पेड़ नजर आने लगा था। ये वही पेड़ था जिनकी पत्तियों पर हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते। और मैंने उस पेड़ से सवाल किया था, कोई ताकत नहीं है, ये पेड़ है जो सब कर रहा है। एक द्वार, दूसरी दुनिया का अधूरा हिस्सा। मैंने पेड़ को कहा, क्यों कैद कर रहे हो सबको? हम तुम्हारी सच्चाई जानते हैं। एक पत्ती नीचे गिरी और जवाब मिला, यही मेरा भोजन है। वो जिंदगी को खाता था। जीवित जीव यहां पर आएंगे, कैद रहेंगे, फिर मरेंगे, यही उसका भोजन है। लेकिन उसके शिकार करने का तरीका अलग। हम जब किसी को पकड़ते हैं, इंसान हो या जानवर, हम उसे जल्द से जल्द मार देते हैं, खा जाते हैं। लेकिन पेड़ ऐसा नहीं करते। पेड़ हमें फल देते हैं ताकि हम खाएं, हष्ट पुष्ट हों, फिर हम बूढ़े हों, मरे, और हमारे मरने के बाद उन्हें खाद मिलती है। वो लंबा सोचते हैं। ये श्रापित पेड़ भी था। जीवन चाहता था क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ मृत्यु है। जीवन यहां पर आता, वो इंसान जो काम की तलाश में आते, बहकावे के तौर पर यहीं पर कैद हो जाते और ये उसका भोजन होता। हमने उस पेड़ को कहा था, तुम्हारा अंत आ गया है। और फिर वो पेड़ जमीन से निकलने लगा और पुजारी जी ने कहा, हमें यह द्वार बंद करना होगा। अगर ये द्वार खुला रहेगा, ये ऐसे ही इंसानों को इस दुनिया में भेजता रहेगा। ये जंगल उसी जंगल के बीच एक छोटा सा अलग आयाम का रास्ता बना है। अगर हम इसे खत्म कर दें, सब अपने आप उसी जंगल में पहुंच जाएंगे। अगर जिंदा हुए तो, अगर मर चुके हुए शायद फिर ना वापिस आ पाए। वो पेड़ एक शैतान की तरह लड़ रहा था। बड़ी बड़ी उसकी बाजुएं थी। विक्टर ने भी जमीन से लावा निकालकर उसकी टहनियों को जलाना शुरू कर दिया और तब हमें पता लगा उसकी कमजोरी बहुत आसान, आग। वो आग से डरता था, इसीलिए अब उसे सामने आना पड़ा क्योंकि जंगल के एक तरफ आग लगी थी। ये शायद इसने नहीं किया था, किसी और ने किया होगा, अनजाने में या जानबूझकर। हमारे सामने वो पेड़ कुछ नहीं कर पा रहा। विक्टर उसे जला रहा था, जबकि पुजारी जी उसे काट रहे थे अपनी उस तलवार से और उसे श्राप मुक्त अपनी घंटी से कर रहे। मैंने भी उस पेड़ की टहनी को काटकर एक छोटी बोतल में भरने के बाद जो सीखा था एक श्राप को कैद करने का तरीका, मैंने उसे अपनाया। इस तरह वो पेड़ धीरे धीरे राख में बदल रहा। जख्मी हम सब हुए थे, लेकिन हमने उस पेड़ को जलाया और आसपास के जो पेड़ थे अपने आप खींचने लगे उसके अंदर। अब ये द्वार बंद हो रहा था और वहां पर हमने कई लोगों को देखा। दूर दूर से खींचकर वो झोंपड़े करीब आ रहे और वो लोग झोंपड़ों से अपने आप धक्का देकर बाहर गिर रहे। उस पेड़ को जीवन चाहिए था, वो उन्हें मार नहीं रहा था, वो कैद कर रहा था। सभी के सभी लोग जिंदा थे और हमने वहां पर नदी और वो पुल देखा जिससे हम सबको भेजने लगे। हम चाहते थे कि सब के सब बचकर बाहर निकले, लेकिन एक तरफ लगी हुई वो आग जो कि पूरे जंगल में बहुत भयानक तरीके से फैलने लगी थी, शायद किसी ने इस दुनिया में सोचा तक नहीं होगा। ऐसी आग सब कुछ जला देगी जिसे अब हम बुझा नहीं सकते थे, तो यहाँ से निकलने में समझदारी थी। और हमने तब 2 लोगों को देखा जो यहाँ पर थे और उनकी वेशभूषा बिल्कुल एक जैसी।
हम सबको कह रहे थे जल्दी चलो यहां से निकलो, ये जगह खत्म होने वाली है। लेकिन वो दो लोग बड़े अजीब थे। शायद वो नौकरी की तलाश में नहीं आए थे, वो भी हमारी तरह ही थे, भूतों को पकड़ने वाले बड़े अजीब लोग। हमारे करीब आकर कहने लगे, डरो मत, हमने तुम सबको बचा लिया है। हमने जंगल को जला डाला है। जितनी भी दूर है ये जंगल है, खत्म नहीं होता। तो हमें लगा इसे आग लगा देंगे, पूरा जंगल भस्म हो जाएगा। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा था। हमारा मानना है जहां पर भूत प्रेत हैं, शापित जगह है, वहां से शाप मुक्त करो, भूतों को हटाओ ताकि वो जगह रहने लायक हो। उनका तरीका अलग था, सब कुछ जला दो। मैंने पूछा था कौन हो तुम? तब उनमें से जो तगड़ा था वो कहने लगा, ये मेरे गुरु तांत्रिक, मैं बब्बन तांत्रिक। तब पुजारी जी ने कहा, शायद ये तांत्रिक हैं, ये सब कुछ खत्म करने आए होंगे। सामने से वो बोला, नहीं, हम तो नौकरी की तलाश में ही आए थे। हम तो वो करोड़ रुपए ढूंढ रहे हैं, वो देने के लिए कोई नहीं आया। हम तो 10 बार उस पेड़ पर चढ़कर वो पत्थर को लेकर आए। हमें लगा था हमें रुपए मिलेंगे, हम उसके बाद सब कुछ जला देंगे, लेकिन कोई रुपए देने आया ही नहीं। फिर हमने उन्हें भी कहा, जल्दी से पुल को पार करो, ये जगह शायद जल्द ही खत्म हो जाएगी, ये आग बढ़ती चली जाएगी जिसे रोका नहीं जा सकता। वो बड़े अजीब लोग थे, मुस्कुरा रहे थे। ज्यादातर लोगों को हमने रोते हुए देखा, वो हंसते हुए गए थे। और तब विक्टर ने कहा था, बड़े अजीब लोग हैं, ये दोनों पागल लगते हैं। और आगे से वो तगड़े वाला बोला था, धन्यवाद। हम भी उस पुल को पार करने के बाद दूसरी तरफ गए थे और ये रास्ता बंद होता हुआ हमने देखा। पेड़ 2 तरफ से खुला था, यानी 2 आयामों में था। एक उस दुनिया में जिसे हमने जला दिया था, उसका असर इस दुनिया में इस पेड़ पर भी पड़ा और यहाँ पर भी ये पेड़ जलने लगा था। धीरे धीरे ये पेड़ राख बन गया। ऐसे हमने उन लोगों को बचाया था, जिनमें से 2 कह रहे थे कि उन्होंने सबको बचाया है, लेकिन हम झगड़ना नहीं चाहते थे। ऐसे मैं वहां से निकला। भले ही मैं छुट्टियों पर आया था, लेकिन मेरे कई दिन उस जंगल में बीते थे और फिर से मैं गोवा में घूमना चाहता था। और मैंने खास तौर पर मिस्टर हेनरी को कहा था, अब और नहीं, बाकी के दिन जो बचे हैं मैं गोवा में घूमना चाहूँगा। और मिस्टर हेनरी ने कहा था, मुझे लगा था छोटा काम होगा, इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी मैं नहीं जानता था, लेकिन तुमने हमेशा की तरह वैसे ही काम किया। तुम एक गोस्ट हंटर हो और यही हमारा काम है।